बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट सीरीज़ के कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 1 से कंप्लीट डायमेंशनल एनालिसिस। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कंटेंट मैं आपको टीच करूंगा उसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, फिर हम कंप्लीट बुक की डायमेंशंस को, इसमें मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप बुक में किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए मैं बहुत डिटेल काम नहीं करना पड़ेगा, जस्ट कुछ ट्रिक्स आपको याद रखने हैं। फिर हम उसी से रिलेटेड कुछ रेशियोज ऑफ डायमेंशंस, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, अननोन पावर्स, यानी जिस तरह के एमसीक्यूज आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर एक फ्लो चार्ट में मैं आपको तमाम तर जो टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस का ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज़ उसको समराइज कर दूंगा। फिर हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स पे कुछ कन्फ्यूजन्स दूर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि सेम डायमेंशंस ऐड करने का क्या प्रिंसिपल है, और एट द एंड हम देखेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डायमेंशन या डायमेंशंस क्या होता है। स्टूडेंट, जब भी हमने किसी डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना हो इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, सो जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको किसी पावर तक रेज करना पड़ता है। अब जैसे मोमेंटम एक डिराइव क्वांटिटी है और हमने इसे एक्सप्रेस करना है बेस में, तो मास, लेंथ और टाइम। अब मास की पावर यहाँ पे 1 कंसिडर हो रही है, लेंथ की पावर यहाँ पे 1 कंसिडर हो रही है और टाइम की पावर -1। तो ये जो तीनों पावर्स में हमने मेंशन किया है यहाँ पर इस क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी, ये जो इक्वेशन है ये कहलाएगी डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहलाएगी? डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब अगली बात, हम एफएससी में सिर्फ यहाँ तक डायमेंशंस को ओवरव्यू लेते हैं, MLT। स्टूडेंट्स, जिन क्वांटिटीज़ में मास, लेंथ, टाइम आएगा ऑब्वियसली उनके लिए MLT यूज़ होगा, लेकिन अगर किसी भी इक्वेशन में टेम्परेचर आ जाएगा तो हम एक नेक्स्ट डायमेंशन उसमें ऐड कर देंगे। किसी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आएगी तो नेक्स्ट डायमेंशन ऐड होगी, किसी में इंटेंसिटी ऑफ लाइट आएगी तो नेक्स्ट डायमेंशन ऐड हो जाएगी, करंट है तो एम्पेयर यूज़ हो जाएगा। अब 3 फ़र्क याद रखने हैं, ये हैं क्वान्टिटीज़, ये हैं उनके यूनिट्स, और ये उनको असाइन की गई डायमेंशंस हैं। हम डायमेंशंस असाइन करेंगे तमाम बेस क्वांटिटीज़ को। जैसे मास को हम कैपिटल M। अच्छा, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन में जाते हैं। ये जो कैपिटल M है स्टूडेंट्स, याद रखें ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को। बच्चे मोस्टली इसको मीटर्स के मीनिंग में ले जाते हैं। नो, डायमेंशनल एनालिसिस में अगर आपने एक्सेल करना है तो पहले मेरी बात जहन में रख लेनी है, बिठा लेनी है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन ये मास और मीटर में होगी। तो जहाँ भी मैं कैपिटल M लिखूँगा वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी मास को और वो यूनिट होगा किलोग्राम्स। जहाँ भी L रिप्रेजेंट होगा वो किसी ना किसी लेंथ को होगी। लेंथ कोई भी हो सकती है, लेंथ वेवलेंथ भी हो सकती है, रेडियस भी हो सकता है, डायमीटर भी हो सकता है, कुछ भी, बट उसका यूनिट मीटर होना चाहिए। इसी तरह टाइम सेकंड में। अच्छा, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है तो हम इस K को ही इसका डायमेंशनल अल्फ़ाबेट असाइन कर देते हैं, यानी जहाँ कहीं टेम्परेचर आएगा हम K यूज़ करेंगे। फिर इसी तरह जहाँ कहीं मोल आएगा वहाँ पे कैपिटल MOL, कैंडेला आएगा तो कैपिटल C और फिर D, और करंट आएगा तो हम I से तो करंट क्वांटिटी मेंशन होती है, लेकिन उसके यूनिट को ही हम डायमेंशनल अल्फ़ाबेट के तौर पे यूज़ कर लेंगे। तो अभी मैं जब आपके सामने प्रैक्टिस करूँगा चीज़ों की तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम जिन क्वांटिटी से स्टार्ट लेंगे स्टूडेंट्स, वो ये 3 बहुत बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो हम स्टार्ट लेते हैं बिल्कुल बेसिक डायमेंशन से, फिर मैं आपको थोड़ा चैप्टर वाइज ओवरव्यू दूंगा, फिर आपको टेम्परेचर को इन्वॉल्व करना और करंट को इन्वॉल्व करना सिखाऊंगा, एंड यू विल एक्सेल। आप पूरी बुक की पार्ट 1 और पार्ट 2 की किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन जो है वो जस्ट विद इन अ मिनट फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक डायमेंशन से स्टार्ट लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस का पता चले। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब अगर हमें डायमेंशनल एनालिसिस करना होता है ना, तो स्टूडेंट्स क्वांटिटीज़ के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ टाइम सेविंग के लिए आपको थोड़ा स्पीड अप काम करवाऊंगा और ब्रैकेट्स को थोड़ा अवॉइड करूंगा, लेकिन आपने फाइनल आंसर में ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है। वेलोसिटी है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? लुक एट हियर, डिस्टेंस कैन बी मेंशन्ड बाय L, लेंथ, टाइम T। अब आपने इसकी डायमेंशनल इक्वेशन बनानी है तो L, T को आप ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो हाउ यू विल मेंशन वेलोसिटी? यू विल ऑलवेज से दैट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज LT -1।
सिमिलरली अगर आप इसको तीनों बेस क्वांटिटीज़ की शक्ल में मेंशन करना चाहते हैं, यानी एम, एल और टी की पावर्स में मेंशन करना चाहते हैं, तो इसमें चूंकि एम नहीं है तो एम पावर 0 आ जाएगा, एल एग्जिस्ट कर रहा है तो एल 1 और टी पावर -1 आ जाएगा। यानी एम की पावर इसमें 0 है, एल की पावर 1 है और टी की पावर -1 है। आपकी आसानी के लिए मैं सिर्फ इसको आगे फर्दर यूज़ करूंगा ओनली एल टी -1, तो यहीं से मेमोराइज कर लें स्टूडेंट। अब वेलोसिटी किसी भी शक्ल में कैसे भी आती है तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमेशा क्या होगी, एल टी -1। फिर इसे नेक्स्ट फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन है वेलोसिटी ओवर टाइम। अब चूंकि आप वेलोसिटी की डायमेंशन पहले फाइंड कर चुके हैं तो यू डोंट नीड टू फाइंड इट अगेन। आप लिखें a इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की जगह आपने डायरेक्ट लिख देना एल टी -1 डिवाइडेड बाय टी। तो एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू एल टी -1 और फिर ये टी ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन स्टूडेंट क्या आ जाएगी, एल टी -2। और इसमें अगर m भी इन्वॉल्व करेंगे तो m की पावर क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होता है g, तो g और a दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी स्टूडेंट्स, सेम होंगी। मैं आपको कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ की सारी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि किन किन क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस जो है वो आपस में सेम होती हैं। फिर इसके बाद फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू एम ए। स्टूडेंट्स, डायमेंशन फाइंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उस चीज़ का फॉर्मूला आता हो। F इक्वल्स एम ए। अब F की डायमेंशन फाइंड करनी है। M मास है, M एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया एल टी -2, सो दैट्स ऑल अबाउट फोर्स। अब फोर्स किसी भी शक्ल में फोर्स है, वो वेट है, वो टेंशन है, वो थ्रस्ट है, वो नॉर्मल फोर्स है, वो रिएक्शन फोर्स है, अगर उस चीज़ का नाम फोर्स है तो स्टूडेंट उसकी डायमेंशन क्या बनेगी, एम एल टी -2। यहाँ पे फोर्स हो गया। तो अब एक सीक्वेंस देख रहे हैं कि हर पिछली डायमेंशन मोस्ट प्रोबेबली अगली डायमेंशन में यूज हो रही। वर्क एफ डी। अब वर्क की डायमेंशन फाइंड करनी है तो पहले एफ की डायमेंशन लिखेंगे एम एल टी -2, फिर डी डिस्टेंस की डायमेंशन लिखेंगे, एल लेंथ। तो वर्क की डायमेंशन स्टूडेंट्स क्या बनेगी, वर्क की डायमेंशन बनेगी एम एल टू टी -2। फिर इसके बाद वर्क का यूज आता है पावर की इक्वेशन में। तो पावर की डायमेंशन W ओवर टाइम है, तो आप पावर की डायमेंशन फाइंड करेंगे तो पहले W की डायमेंशन इसी के थ्रू लिख दें, एम एल टू टी -2 डिवाइडेड बाय टी। अब ये टी भी ऊपर जाएगा तो पावर की डायमेंशन क्या बन जाएगी, एम एल टू टी -3। तो आप देखते जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम बेस क्वांटिटीज़ की पावर जो है वो डिफरेंट होती जा रही हैं, अलबत्ता जो बेस क्वांटिटीज़ एम एल टी हैं वो कॉन्स्टेंटली या कंसिस्टेंटली एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर इसमें आता है स्टूडेंट्स प्रेशर। अब प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर मैं थोड़ी डायमेंशंस क्लियर कर दूँ आपको। जैसे लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन एल ही होगी, लेकिन अगर आपके पास एरिया है स्टूडेंट्स तो फिर एरिया की डायमेंशन आप लिखेंगे एल स्क्वायर, क्योंकि इसमें 2 लेंथ्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। और अगर वॉल्यूम होगा तो फिर आप वॉल्यूम के लिए स्टूडेंट्स लिखेंगे एल क्यूब, क्योंकि इसमें 3 लेंथ्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स अब अगर प्रेशर की डायमेंशंस फाइंड करते हैं तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी -2 और फिर एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। अब एल लेंथ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये एल ऊपर जाएगा तो आपके पास प्रेशर की डायमेंशन बनेगी एम एल -1 टी -2। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ आर एफ। तो टॉर्क की डायमेंशन फाइंड करनी है, आर यानी लेंथ, फोर्स यानी एम एल टी -2, तो टॉर्क की डायमेंशन क्या बनी, एम एल टू टी -2। अब एक चीज़ गौर से देखें कि टॉर्क की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन सेम आ रही। एक तजर्बा और कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच। एम मास है, एम जी, यहाँ मैंने बताया कि ए और जी की डायमेंशन सेम होती हैं, तो आप जी की जगह लिख सकते हैं एल टी -2। और हाइट लेंथ के मीनिंग्स में आती, तो देखें पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या बनी, एम एल टू टी -2। सो नाउ यू कैन सी अनदर थिंग कि पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क और वर्क, इन तीनों की डायमेंशंस क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इससे साबित हुआ कि बहुत सी क्वांटिटीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी डायमेंशंस सेम हो। अच्छा, कुछ डायमेंशंस में चैप्टर 5 से जो है वो डिस्कस करता हूँ। इसी तरह फिर उसके बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 11 पर लेकर जाऊँगा, क्योंकि चैप्टर नंबर स्टूडेंट्स याद रखें 2 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक तमाम डायमेंशंस में मोस्टली एम एल और टी ही इन्वॉल्व है।
फिर चैप्टर नंबर 11 में जो कि टेम्परेचर फैक्टर आता है तो फिर वहाँ पर केल्विन यानी के इन्वॉल्व होगा। तो पहले हम पार्ट 1 को कवर अप करते हैं। अब चैप्टर नंबर 5 में कुछ ट्रिकी जो है आपके पास डायमेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल थीटा विच इज इक्वल टू एस ओवर आर। अब स्टूडेंट्स एस भी लेंथ के मीनिंग्स में आता है, आर भी लेंथ के मीनिंग्स में आता है, तो थीटा की जो डायमेंशन होगी वो 1 होगी। रिमेंबर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कभी 0 नहीं होती। हाँ, अगर वो होगी तो 1 हो सकती है, और वहाँ पर भी हम इसको कहेंगे कि ये एक डायमेंशनलेस वेरिएबल है, डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब वेरिएबल मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू वेरी तो कर सकती है, लेकिन इसकी हर बार कोई भी इसका जो यूनिट है वो एसआई यानी बेस यूनिट्स में से नहीं होगा। इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स अलाउंड जो है वो अलॉट होते हैं, जैसे रेडियन है या स्टी रेडियन है। तो थीटा कोई डायमेंशन नहीं होती, इसके लिए हम l पावर 0 भी लिख सकते हैं। फिर ओमेगा विच इज़ थीटा ओवर टाइम। अभी हमने देखा थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, तो टाइम ही ऊपर जाकर बन जाएगा t-1। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं समझने वाली वो ये कि वो क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन t-1 हो सकती है, जिनकी डायमेंशन t-1 हो सकती है, तो उसमें स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी भी आ जाता है। उसमें अभी आपने एंगुलर वेलोसिटी भी देख ली है। उसमें एक क्वांटिटी होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये टर्म मोस्टली यूज़ होती है चैप्टर नंबर 6 में विस्कोसिटी इक्वेशन बनाने के लिए। फिर जो डिके कांस्टेंट है लैम्डा रेडियो एक्टिविटी में, इन सब क्वांटिटीज़ को जो डायमेंशन होती है स्टूडेंट्स वो t-1 होती। इसी तरह अल्फा विच इज़ इक्वल टू ओमेगा ओवर टाइम। तो स्टूडेंट्स ओमेगा की डायमेंशन अभी आपने देखी t-1 है, फिर नीचे t है, तो हमारे पास अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, t-2 हो जाएगी। तो ये 3 कुछ क्वांटिटीज़ हैं एंगुलर मोशन में जिनकी डायमेंशन मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर इसके बाद आप आ जाएं चैप्टर नंबर 5 में आगे चलें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम मास स्क्वायर, एक न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती। अब बताएं m मास की जगह क्या लिखेंगे m, r की जगह लिखेंगे लेंथ, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो दैट सिंपल। अच्छा, डायमेंशन से यूनिट निकालना भी आसान है। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, लेंथ का क्या होता है, मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर उसका यूनिट बन जाएगा। फिर अगली क्वांटिटी आती है स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम L। आप इसे आई ओमेगा भी लिख सकते हैं। अब अगर आई ओमेगा लिखते हैं तो आपके सामने ये 2 डायमेंशंस मैंने डिराइव की। आई की डायमेंशन क्या है, ml स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास ओमेगा की डायमेंशन क्या है, t-1, तो L इज इक्वल टू ml/t-1। इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, जूल सेकेंड। अब मैं आपको याद कराता चलूँ, मैंने यूनिट्स में बताया था कि प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट भी क्या होता है, जूल सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट जो सेकेंड ईयर में चैप्टर 19 में स्टूडेंट्स, इन दोनों की डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो आपसे पूछा जाए व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो डू रिमेंबर द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ तक तो मैंने आपको कुछ क्वांटिटीज़ बताई। अब आपने काम सिंपल ये करना है, मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि आपने काम कैसे करना है। चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10 तक आपने हर चैप्टर से तरतीब से क्वांटिटीज़ निकालनी, उनकी डायमेंशंस एक सिमिट्री में बनानी है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फ़ायदा है, मेरे पढ़ाने या मेरे करते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो चैप्टर 2 से चैप्टर 10 तक आपको क्वांटिटीज़ मिलेंगी, तो कौन सी, m, l और t। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चैप्टर 11 पर, जहाँ पर टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ कैसे डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं हम। सो अब चैप्टर नंबर 11 के लिए स्टूडेंट्स हम उसी तरह थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। मास को m से, लेंथ l से, टाइम t से। टेम्परेचर को हम डायमेंशनली मेंशन करेंगे k से, और अगर कहीं पर मोल यूज़ हुआ तो हम उसको MOL लिखेंगे। अब एक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है। इसमें से अगर हमें R की डायमेंशंस फाइंड करनी है, ठीक है, तो R इज इक्वल टू PV ओवर NT। अब इसमें P और V स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है ये बराबर होता है वर्क के। अब वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, N का यूनिट क्या होता है, मोल, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। अब ये तो इसका यूनिट हो गया। अब इसको डायमेंशंस में मेंशन करना है हमने, तो जूल एनर्जी होता है। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml/t-2।
मोल खुद बेस क्वांटिटी है, तो हम मोल की डायमेंशन लिखेंगे MOL और पावर आएगी -1 क्योंकि ये मोल ऊपर जाएगा। K केल्विन है, ये भी ऊपर जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो देखें इसमें मास, लेंथ, टाइम, मोल, केल्विन, ये ऐसा यूनिट है स्टूडेंट जिसके डायमेंशनल इक्वेशन में 5 बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसको याद रखना है इस मैनर में कि R का यूनिट ऐसा यूनिट है जिसमें 5 बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, मास, लेंथ, टाइम, मोल और टेम्परेचर। फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R/NA, R की अभी यूनिट लिखे जाउल पर मोल पर केल्विन। NA एवोगैड्रो नंबर जो होता है स्टूडेंट्स उसका यूनिट होता है पर मोल, तो पर मोल से पर मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये यूनिट आपको याद रखना है कि एवोगैड्रो नंबर का यूनिट क्या होता है, पर मोल। तो K जाउल पर केल्विन रह जाएगा, जाउल पर केल्विन। तो आप जाउल्स के डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे mL/T-2 और टेम्परेचर को K-1 लिख देंगे, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी किसकी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। एंट्रोपी पे आ जाए, डेल Q/T। अब यूनिट एंट्रोपी का भी क्या होता है, जाउल पर केल्विन, हीट का यूनिट जाउल, टेम्परेचर का केल्विन। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है, तो ऊपर जाउल्स mL/T-2 और फिर टेम्परेचर के लिए K-1। इसी तरह स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिक हीट होती है, जैसे CP इक्वेशन है NCP डेल T। अब इसमें CP की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है, QP यहाँ पे आ जाएगा, तो QP/N डेल T। अब CP यानी मोलर स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन क्या बनेगी, पहले तो उसका यूनिट देख लें, जाउल, ठीक है, पर मोल एंड पर केल्विन। तो यहीं से इसकी डायमेंशन बनेगी mL/T-2, फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मोल -1 और K-1। तो ये सिंपल वही डायमेंशन बन गई मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की, और यही डायमेंशन बनेगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, और ये किसके इक्विवेलेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R के। तो इस तरीके से जब आप एक्सेल करेंगे स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 11 में सिंपली आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 11 में आपने सिंपली ऐड कर देना है टेम्परेचर फैक्टर को। अच्छा, इसी में एक और चीज़ आती है लेटेंट हीट। आपकी सेकंड लास्ट एग्जांपल में और लास्ट न्यूमेरिकल में एक फैक्टर है Q = mLF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये इक्वेशन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। अब यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर डायमेंशन निकालें तो इक्वेशन बनेगी Q/M। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन Q जाउल और मास आपके पास किलोग्राम में, तो जाउल पर केजी इसका यूनिट बनेगा। डायमेंशन क्या बनेगी, जाउल को हम लिख सकते हैं mL/T-2, मास के लिए लिख सकते हैं m से m कैंसिल हो जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डायमेंशन स्टूडेंट क्या बनेगी, L/T-2। अब देखना ये है कि ऐसी डायमेंशन किसी और क्वांटिटी की बनती है। तो स्टूडेंट एक क्वांटिटी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विच इज स्टेटेड एज वर्क ऑन यूनिट मास। अब वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल, मास का क्या होता है, किलोग्राम। तो देखें जाउल पर केजी बन गया, इसका मतलब है इसकी डायमेंशन भी क्या बनेगी, L/T-2। और इवन वेलोसिटी स्क्वायर लें स्टूडेंट्स तो तब भी यही डायमेंशन बनती। तो इसके लिए अब आपको मैंने पार्ट 1 की जो डायमेंशंस हैं उनमें एक्सेल करना सिखा दिया है कि चैप्टर नंबर 2 से 10 तक कौन सी डायमेंशनल चीज़ें आएंगी, mL और T। चैप्टर नंबर 11 में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, जिसको आपने केल्विन्स में मेंशन कर देना है, और साथ इन्वॉल्व हो जाएगा मोल। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ तक आपने सारी डायमेंशंस का एक पूरा चार्ट बना के पार्ट 1 की, ठीक है। अगर आप मुझसे शेयर करना चाहें तो मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ 03065072 आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी जो भी आपने काविश की है, जो भी मेहनत की है, एंड आई विल श्योरली कमेंट ऑन योर वर्क। अब हम चलते हैं कि हमने पार्ट 2 की डायमेंशंस को कैसे ओवरकम करना है। स्टूडेंट्स अब ज़रा नुस्खा सुन लें कि आपने सेकेंड ईयर की डायमेंशंस को कैसे ओवरकम करना है। सेकेंड ईयर में जैसे रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, वोल्टेज है, इन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन कैसे फाइंड करें हम। स्टूडेंट्स चूँकि सेकेंड ईयर में करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो इसमें आपने सबसे बेस आइडिया अपना करंट रखना है और उसके साथ चार्ज रखना है।
इन दो चीज़ों की डायमेंशंस को पहले अच्छी तरह समझ लें। करंट खुद बेस क्वांटिटी है, तो इसको तो हम एक डायमेंशन असाइन कर रहे हैं ए। उसके बाद चार्ज आता है। चार्ज दो बेस क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, आई और टी। अब सेकेंड ईयर में जितनी इक्वेशन है स्टूडेंट्स, उसमें एम, एल और टी के साथ अगर अगली चीज़ को इन्वॉल्व होती है तो या वो करंट इन्वॉल्व हो जाता है या वो चार्ज इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ मैं यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व भी करूँगा एंड यू विल कम टू सी। नाउ फॉर एग्जांपल, आई जहाँ पर भी आए आपने ए से डायमेंशन रिप्लेस कर देनी है, क्यू जहाँ भी आए आपने ए टी से डायमेंशन रिप्लेस कर देनी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कूलम्स लॉ से। एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, सिंपल फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ से के की डायमेंशंस फाइंड करनी है, तो एफ आर स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, डन। अब देखें, एफ की डायमेंशन मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ, मुझे याद होनी चाहिए क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, एम एल टी माइनस टू। आर स्क्वायर का मतलब है लेंथ स्क्वायर, और चार्ज की डायमेंशन क्या है, ए टी, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो लिखूंगा एम एल, और यहाँ पे एल क्यूब हो जाएगा, ये पावर 1 और ये पावर 2। अच्छा, टी के साथ क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं टी की पावर, ये 2 भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो -4 आएगा, और ये ए ऊपर जाके माइनस होगा तो a माइनस 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये सारी डायमेंशन किसकी हो जाएगी, एम एल क्यूब टी माइनस 4 a माइनस 2 इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के की। सिंपल क्या किया मैंने, क्योंकि मुझे लेंथ की तो पहले ही डायमेंशन पता है, मुझे फोर्स की भी डायमेंशन पहले पता है, सिर्फ मैंने चार्ज को उसमें इंट्रोड्यूस किया। तो इसी तरह अब मैं आगे कुछ और एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट सेकंड ईयर में चैप्टर 12 से अगर हम क्वांटिटीज देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल फोर्स ओवर चार्ज। नाउ आई सिंपली नो दैट फोर्स इज एम एल टी माइनस 2, और चार्ज के लिए मैं सिंपल जो आइडिया मैंने यूज़ करना है ए टी लिख दूंगा। नाउ आई कैन राइट एम एल टी माइनस 3 एंड ए माइनस 1। तो ये आपके पास डायमेंशन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए, अब देखें यहाँ पर ई की डायमेंशन वही जो भी मैंने फाइंड की यूज़ हो जाएगी, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। नाउ दिस ए इज एरिया मीन्स एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 एंड ए माइनस 1, ये डायमेंशन बन जाएगी इसकी, ठीक है। फिर वोल्टेज होता है वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो हाउ विल राइट, वर्क की डायमेंशन मुझे बाय प्रैक्टिस याद होनी चाहिए, एम एल टू टी माइनस 2। चार्ज की डायमेंशन के लिए क्या लिखूंगा मैं, ए टी, तो वोल्टेज की डायमेंशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 एंड ए माइनस 1। क्या फ़र्क आया, इसमें सिर्फ एल के ऊपर पावर 1 है और इसमें एल के ऊपर पावर 2 है। फिर इसी वोल्टेज की आप स्टूडेंट्स इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटेंस में, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो Q ए टी हो जाएगा। वोल्टेज यहाँ से डायमेंशन लेकर एम एल टू टी माइनस 3 एंड ए माइनस 1, तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस की डायमेंशन बनेगी m पावर -1 l पावर -2, ठीक है। ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो t पावर 4, a भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो a स्क्वायर बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स दैट विल बी द इक्वेशन, m पावर -1 l पावर -2 t पावर +4 और a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मास, ये लेंथ, ये टाइम और ये करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी तरह अब हम चैप्टर 13 पे चलते हैं। अब चैप्टर 13 में फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस आता है, R इज इक्वल टू वी ओवर आई। अब रेजिस्टेंस की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो वोल्टेज की डायमेंशन जो हमने पिछली स्लाइड में फाइंड की, एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1, और करंट की डायमेंशन ए आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या बनी, एम एल टू टी माइनस 3 एंड ए माइनस 2। अच्छा, पूछा जाए कंडक्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स यही सारी डायमेंशन आपने इन्वर्ट कर देनी है। m की पावर +1 है, -1 कर दें, l की पावर 2 है, -2 कर दें, t की पावर -3 है, +3 कर दें, और a की पावर -2 है तो +2 कर दें। सिमिलरली हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स होती है हमारे पास R A ओवर L।
अब यूनिट से भी डायमेंशन तक जा सकते हैं, चूँकि हमें पता है ना इसका यूनिट ओहम मीटर होता है। तो देखें ओहम की जगह पर हम ओहम्स वाली डायमेंशन लिख देंगे ml2 t-3 a-2। मीटर लेंथ के मीनिंग्स में आता है, तो रेजिस्टिविटी आ जाएगा हमारे पास ml³ t-3 a-2। और अगर यहीं से कंडक्टिविटी पूछा जाए तो फिर सारी डायमेंशन को इन्वर्ट कर दें, -1 -3 +3 एंड +2। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 13 में भी मेजर जो क्वांटिटीज़ हैं उनको देख लिया। ईएमएफ वोल्टेज और ईएमएफ स्टूडेंट्स दोनों की डायमेंशन सेम होगी, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो तब भी सेम होगा, इसी तरह इंड्यूस्ड करंट होगा तो उसका भी यूनिट एम्पेयर्स होगा। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 14 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 में हमारे पास जो यूनिक क्वांटिटी आती है वो मैग्नेटिक फील्ड है। B = F/IL, ये मैंने फार्मूला F = IL B से एक्सट्रैक्ट किया है। अब B की डायमेंशन फाइंड करनी है, फोर्स की डायमेंशन बोलते जाएं साथ साथ mlt-2। करंट की जगह पे क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। लेंथ एज इट इज़, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या बनेगी, mt-2 a-1। ऑलराइट, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स B.A होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या बनेगी, B की डायमेंशन यहाँ से ले लें, mt-2 a-1। नाउ अगेन रिमेंबर दिस A इज़ नॉट करंट, दिस A इज़ एरिया। तो एरिया की डायमेंशन होती है L²। तो स्टूडेंट्स ml² t-2 a-1। अब यहाँ पे एक मज़े की चीज़ बताता हूँ, ml2 t-2 ये तो एनर्जी की डायमेंशन होती है और ये क्या होता है, जाउल्स। करंट का यूनिट एम्पेयर, तो रिमेंबर दिस यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स का एक यूनिट जाउल्स पर एम्पेयर भी होता है। फिर एम्पेयर्स लॉस है B.L = μ0I। इसमें जो μ0 कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन अगर फाइंड करनी हो तो BL/I। यहाँ से पहले हम यूनिट्स को देख लें। B का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, लेंथ मीटर, करंट एम्पेयर, तो टेस्ला मीटर पर एम्पेयर भी इसका यूनिट है। इसी यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं वेबर पर एम्पेयर पर मीटर में, लेकिन यहाँ से इसकी डायमेंशन फाइंड करें तो B की डायमेंशन पहले लिखें mt-2 a-1, ठीक है। फिर उसके बाद आप लेंथ को L लिखेंगे और करंट को A लिखेंगे। तो म्यू नोट की डायमेंशन स्टूडेंट्स क्या बनी, mlt-2, ठीक है, a-2। अब यहाँ पर ये देखें, ये फोर्स बन रही है, ठीक है, तो ये न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर ये भी बन सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली हम इसको डायमेंशनल पे रखते हैं। तो mlt-2 a-2, मास, लेंथ, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर 15 में स्टूडेंट्स हमारे पास जो यूनिक क्वांटिटी आती है वो आती है म्यूचुअल या सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन कई फार्मूलाज में लिखी हुई है, N∅ = Li, इस फार्मूले में भी है, L = E/del(I)/del(t), यहाँ से भी इंडक्शन की इक्वेशन बन सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप ऐसा फार्मूला चूज करें जिसमें आसान तरीन डायमेंशन इन्वॉल्व हो, जैसे एनर्जी = 1/2 Li²। अब 1/2 स्टूडेंट्स ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इस पे मैं आगे डिटेल में फिर और बताऊंगा डायमेंशन कहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व होती है और कहाँ पर नहीं। तो आपने यहाँ से L = E/I² लिखना है सिर्फ, और नंबर को इग्नोर कर देना, इसका कोई यूज़ नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस में। तो इंडक्शन एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2 t-2। करंट के लिए A लिखेंगे और स्क्वायर लिखेंगे। तो लें स्टूडेंट्स, सेल्फ इंडक्शन की डायमेंशन बनी ml2 t-2 a-2। सेम यही डायमेंशन और किसके लिए होगी, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। म्यूचुअल इंडक्शन जिसे M से डिनोट करते हैं। तो ये M मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, और ये M म्यूचुअल इंडक्शन है। तो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों के यूनिट्स सेम होते हैं, वो हेनरी भी होता है, वो उसके अलावा वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर भी होता है यूनिट, और इसको ओम सेकंड भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास मेजरली जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, वो चलती हैं इन केस ऑफ सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जनरलाइज कर दूँ कि अगर आप चैप्टर नंबर लेट से 1 से ले लें,
1 से 10 तक आपको जो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी वो ml और t होंगी। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 11 में जो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी वो ml, t, मोल और टेम्परेचर, जिसके लिए हम k यूज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 12 से चैप्टर नंबर 21 तक अब जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं स्टूडेंट, उसमें m भी इन्वॉल्व है, लेंथ भी, टाइम भी, ठीक है, कहीं पर मोल भी यूज़ हो सकता है। इसी तरह टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे उसका पर केल्विन होता है तो k भी यूज़ होगा और a भी यूज़ होगा। तो 1 2 3 4 5 6 डायमेंशंस इन्वॉल्व होंगी व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द डायमेंशंस फ्रॉम चैप्टर 12 टू 21। 11 में मैक्सिमम 5 इन्वॉल्व होंगी और 1 से 10 तक ये 3 इन्वॉल्व होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको एक ब्रीफ रिव्यू दिया कि आप पूरी बुक की डायमेंशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, जैसे रेशियो ऑफ डायमेंशंस पूछा जाए तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, लेट्स से पावर और एंगुलर मोमेंटम है, तो वेरी सिंपल है, पावर रेशियो एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर सबसे बड़ा लॉजिक ये है स्टूडेंट्स कि आपको डायमेंशंस या तो फाइंड करनी आनी चाहिए या याद होनी चाहिए। अब मुझे चूंकि याद है तो मैंने डायरेक्ट लिख दी, पावर इज इक्वल टू ml/t-3, एंगुलर मोमेंटम इज ml/t-1। अब रेशियो कैसे बनेगी, ml2 से ml2 कैंसिल हो जाएगा, t-3 रेशियो t-1। इसको अगर हम इन्वर्ट कर दें, उल्टा दें, तो ये t1 और t3 हो जाएगा, यानी पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। नाउ कैंसिल करेंगे तो 1:t²। तो दैट्स हाउ यू कैन गेट द आंसर कि द रेशियो ऑफ पावर टू एंगुलर मोमेंटम इज 1:t²। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको रेशियो ऑफ डायमेंशंस में। इसी तरह अब आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। स्टूडेंट्स, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ पावर्स से रिलेटेड डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ एंटी-टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल इट सेज कि E इज इक्वल टू m पावर a, l पावर b एंड t पावर c आर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, and L is equal to mx, ly and tz are the dimensions of angular momentum, then find the value of ax plus by minus cz। Again the same thing, आपको इन डायमेंशंस का और इनकी पावर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1, आप जब एनर्जी की डायमेंशंस अपने पास लिखेंगे m, l, 2t-2, तो इससे क्लियर होगा कि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू -2 है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए ml 2t-1। तो हेयर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1। अब हम इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ax का मतलब है a की वैल्यू और x की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू भी 2 है, -2 और फिर ये -1। अब देखें क्या आंसर आता है, 1 प्लस 4, ये हो जाएगा +2 और फिर ये माइनस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 4 + 1 5 - 2 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अननोन पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आपसे कहा जाता है कि एक इक्वेशन में टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पावर a एंड g पावर b है, तो बताएं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b अगर ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले तो आपके माइंड में एग्जैक्ट फार्मूला होना चाहिए, 2π√L/g। अब 2π को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस हमें ऐसे डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। अब यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि L की पावर है 1/2 और G की पावर है -1/2 अगर हम इसको ऊपर लेकर आएंगे। तो इट्स वेरी ऑब्वियस फ्रॉम हेयर दैट A इज इक्वल टू 1/2 एंड B इज इक्वल टू -1/2। फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू m पावर a एंड k पावर b। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? तो फिर यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि f इज प्रोपोर्शनल टू √k/m। हेयर वैल्यू ऑफ a, k चूँकि न्यूमरेटर में है तो +1/2 और m डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे b की वैल्यू +1/2 होगी और a की वैल्यू जो है वो -1/2 हो जाएगी। वेलोसिटी
ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट अर्थ, पावर ABC। तो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ A, B एंड C? तो एक्चुअल फार्मूला क्या है? √G/m/r, यानी एक्चुअल फार्मूला है G 1/2 m1/2 एंड r 1/2, तो विच कैन बी रिटन एज G 1/2 m1/2 and r -1/2। तो what is the value of A? That is 1/2। what is the value of B? +1/2 and what is the value of C? -1/2। फिर ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है फॉर द ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक्चुअल फार्मूला चैप्टर नंबर 8 में लिखा हुआ है V = √F×L/m। चैप्टर नंबर 1 में ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल में भी लिखा हुआ। सो फ्रॉम हेयर इट्स क्लियर दैट F⁻1/2, L⁻1/2 and m⁻−1/2। So from here value of A is +1/2, B +1/2 and C -1/2। स्टूडेंट्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कुछ यूनिवर्सल जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनसे बनने वाली डायमेंशंस कुछ लिख के दे रहा हूँ, आपने उनको वेरीफाई करना है। ठीक है, मुझे आपने टेक्स्ट करना है या कमेंट करना है कि वो डायमेंशंस आपको वैसे नहीं मिलेंगी इंटरनेट पे इजीली। ठीक है, तो उनको बनाकर मैंने वेरीफाई किया हुआ है कुछ को, तो मैं आपको यूनिवर्सल कांस्टेंट्स के मीनिंग्स में आप कैसे किसी डायमेंशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं अब वो समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, इसी तरह जो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं 3, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है, प्लैंक्स कांस्टेंट H है और स्पीड ऑफ लाइट C है। ये 3 बहुत मेजर यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं। हम इन 3 कांस्टेंट्स के को यूज़ करते हुए डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो हैं उनके इक्विवेलेंट डायमेंशंस जनरेट कर सकते हैं, या मैं आपको फार्मूलाज जो हैं वो वेरीफाई करके प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ। आपने अब इनको खुद वेरीफाई करके प्रैक्टिस करना है। अगर आप स्क्वायर रूट में HC/G कैलकुलेट करेंगे, यानी ये डायमेंशंस लिख के स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो यू विल लेफ्ट विद मास। आपके पास मास की डायमेंशन बनेगी, इसे प्लैंक्स मास कहते हैं। इसी तरह HG/C³ लेंथ बनेगा, HG/C 5 टाइम बनेगा। तो MLT ये 3 डायमेंशंस अगर मेंशन करनी हो इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट्स। एनर्जी HC5/G स्क्वायर रूट, मोमेंटम HC³ G स्क्वायर रूट, फोर्स की डायमेंशन, यानी आप इस पूरे हिस्से को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल C4 डिवाइडेड बाय G, तो C4 का मतलब है L⁻4 एंड T⁻⁻4 और G की डायमेंशन m-1 L³ T-2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, m ऊपर ले जाएंगे, m यहाँ पे आ जाएगा L और T-2। तो देखें वेरीफाई हो रहा है कि ये किसकी डायमेंशन बन रही है? फोर्स की। प्रेशर C7/GH और एक्सेलरेशन C7/G स्क्वायर रूट। तो आपने ये सारी डायमेंशंस वेरीफाई करके मुझे कमेंट में बताना है और ये अपने पास नोट कर लेनी है। ठीक है, ये आपको बहुत मुश्किल है कि किसी बुक से अवेलेबल हो। अब हम स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट चलते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं आपको एक फ्लो चार्ट की शक्ल में पूरे डायमेंशनल एनालिसिस का एक हवाला देता हूँ। स्टूडेंट्स, जो कंप्लीट टॉपिक है आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस का, आप क्वांटिटीज़ को एक बड़े सिंपल से फ्लो चार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं बाय स्टेटिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें नंबर 1 हेडिंग स्टूडेंट्स और जो टीचर्स भी सुन रहे हैं, जो बिगिनर खासकर टीचर्स हैं, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायमेंशनल क्वांटिटीज़ और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़, इनको पहले कैटेगराइज करना है। डायमेंशनल क्वांटिटीज़ में सबसे पहले डायमेंशनल वेरिएबल्स और डायमेंशनल कांस्टेंट्स, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ कि वेरिएबल्स हैं तो उनकी भी डायमेंशंस होंगी, वो कांस्टेंट्स हैं तो उनकी भी डायमेंशन होगी। वेरिएबल्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, ठीक है, मोमेंटम, इम्पल्स एंड एनर्जी, ठीक है, टॉर्क, मतलब जितनी भी वेरिएबल्स हैं जो आप फिजिक्स में हम अभी प्रैक्टिस भी करके आए हैं, कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, व्हाटसोएवर चलते जाएंगे, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कांस्टेंट्स जो कहलाते कांस्टेंट्स हैं लेकिन उनकी भी डायमेंशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये वो कांस्टेंट्स हैं स्टूडेंट्स
कि जो कांस्टेंट्स हैं मगर इनकी डायमेंशंस भी हैं। अब आते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ पर। वो क्वांटिटीज़ जो डायमेंशन लेस हैं मगर वेरिएबल हैं, मिसाल के तौर पे एंगल डायमेंशन लेस है लेकिन 360 डिग्रीज हैं, 360 एंगल्स हो सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी डायमेंशन लेस है, ठीक है। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस है। एक होता है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, रो वी डी ओवर ईटा, ये उसकी इक्वेशन होती है। ये भी एक डायमेंशन लेस फैक्टर है, फ्लूइड डायनामिक्स में काम आता है। स्ट्रेन पे आ जाएं, वॉल्यूमेट्रिक हो, शेयर हो या लीनियर स्ट्रेन हो, तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं स्टूडेंट्स, आपने इनको किस कैटेगरी में रखना है कि ये डायमेंशन लेस हैं मगर वेरिएबल्स हैं। और डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिसके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी में जो स्टूडेंट्स 2 पाई है, डायमेंशन एनालिसिस से हम ये डिराइव नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटाज, कॉज थीटा, टेन थीटा, या लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ये जितने भी स्टूडेंट्स कांस्टेंट्स हैं, जो मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हैं, जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स हैं, उनके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। ऑलराइट, तो यहीं से एक चार्ट को यूज़ करते हुए अब मैं आपको वो क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिस्प्ले करूंगा कि जिन सब की डायमेंशंस आपस में सेम यानी एक जैसी होती है। मैं आपको डायमेंशनल क्वांटिटीज़ लिख के दूंगा और आपका काम है उसको प्रैक्टिस करके वेरीफाई करना। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैरामीटर, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्या आप फिजिक्स में ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि एक इक्वेशन डायमेंशनली और न्यूमेरिकली करेक्ट इक्वेशन है या नहीं? सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि एक इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट साबित करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशंस हैं वही इक्वेशन या डायमेंशन अगर राइट साइड पे होगी तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कंसिडर होगी। लेकिन एक करेक्ट डायमेंशनल इक्वेशन ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी वर्डिंग्स में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप चैप्टर नंबर 1 में एक एग्जांपल सॉल्व करते हो होमोजेनिटी के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे है वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय मास। अब जब आप इस पूरे स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास राइट साइड पे भी आंसर आता है LT-1। तो ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है और न्यूमेरिकली भी चूंकि इक्वेशन यही है, लिहाजा ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। सेम इसी तरह VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, लेफ्ट साइड पे क्या है LT-1। अब राइट साइड पे VI की इक्वेशन LT-1, एक्सेलरेशन की LT-2 और फिर टाइम, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ LT-1। अब हम इस 2 से कोई कंसर्न नहीं रखते, ठीक है, ये कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनल एनालिसिस इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट प्रूव हो गई है। लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस है यानी L, VIT की डायमेंशन भी लेंथ के इक्वल बननी चाहिए और AT स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो भी डायमेंशन लेंथ के इक्वल ही बननी चाहिए। सो ये पूरी इक्वेशन क्या है आपके पास, डायमेंशनली भी करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। अब एक छोटी सी चेंजिंग करूंगा और आपने देखना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट रहेगी मगर न्यूमेरिकली नहीं रहेगी। जस्ट वॉच। अब मैंने देखें फिजिकल क्वांटिटीज़ को रखा, अंदर से नंबर जो है वो स्किप कर दिया। अब अगर मैं ये नंबर यूज़ नहीं करता तो मैं जब इसमें एक्चुअल मेजरमेंट की वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मेरा आंसर ठीक नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, दोनों चीज़ों का करेक्ट होना ज़रूरी है। अब एक इक्वेशन अगर डायमेंशनली ठीक है तो ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट इक्वेशन हो। बात समझ आई? हाँ, करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली और न्यूमेरिकली तब होगी जब वो अपने मैथमेटिकल टूल्स भी पूरे रखती हो और अपने फिजिकल टूल्स भी पूरे रखती हो। तो आई थिंक सो कि आपको इस एग्जांपल से अच्छी समझ आ गई होगी। और आसान एग्जांपल समझ लें कि काइनेटिक एनर्जी, लेफ्ट साइड पे है एनर्जी, अब राइट साइड पे अगर 1/2 mv² लिखा हो और फिर राइट साइड पे सिर्फ जो है आपके पास mv² लिखा हो, ठीक है, तो देखें E इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये इक्वेशन न्यूमेरिकली भी ठीक है और डायमेंशनली भी ठीक है। हाँ, अगर हम सिर्फ mv² यूज़ करते हैं तो ये इक्वेशन न्यूमेरिकली ठीक नहीं रहेगी लेकिन डायमेंशनली ठीक रहेगी।
तो दो बड़े काम की बातें ज़हन में रखनी है। अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है तो वो न्यूमेरिकली ठीक भी हो सकती है, वो न्यूमेरिकली गलत भी हो सकती है। लेकिन अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली ही ठीक नहीं है तो वो ना तो न्यूमेरिकली ठीक होगी और ना वो जो है डायमेंशनली ठीक होगी। यानी यहाँ पर न्यूमेरिकली और डायमेंशनली, तो सिंपल ये आ जाएगा, वो डायमेंशनली गलत है तो वो न्यूमेरिकली भी गलत ही होगी। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है जैसे मैंने यहाँ पर बताया, तो वो न्यूमेरिकली ठीक भी हो सकती है और न्यूमेरिकली गलत भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत है तो याद रखें वो न्यूमेरिकली भी गलत ही होगी। अब मैं आपको दो ऐसी इक्वेशंस जो हैं वो डिराइव करके देता हूँ जिनके बारे में फिजिक्स में मोस्टली कन्फ्यूजन होती है कि ये डायमेंशनली और न्यूमेरिकली ठीक हैं या नहीं ठीक, तो उनकी कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं। स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन में एक इक्वेशन है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इसकी इक्वेशन लिखी होती है vi प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब टीचर्स को पढ़ाते हुए या स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए इसमें कन्फ्यूजन होती है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली या न्यूमेरिकली करेक्ट है या नहीं। पहली बात तो जब हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं, हम nth देखते हैं तो हमारे माइंड में डिस्टेंस आता है कि लेंथ है। फिर हम राइट साइड पे वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी की डायमेंशंस तो डिस्टेंस वाली नहीं होती। फिर हम एक्सेलरेशन देखते हैं, ये n हम नंबर समझते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी में एक्सेलरेशन भी ऐड नहीं हो सकती। अगली बात, तो अगर हम विदाउट प्रॉपर कॉन्सेप्ट इसको देखें तो हम तो बिल्कुल समझते हैं कि जी ये इक्वेशन तो ना मुझे डायमेंशनली ठीक लग रही है ना न्यूमेरिकली करेक्ट लग रही है। बट वेरी सिंपल, ये इक्वेशन डिराइव कैसे होती है, nth फाइंड कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, तीसरे से चौथे सेकंड के दरमियान किसी बॉडी ने कितना फासला तय किया, तो आई विल राइट nth इज इक्वल टू s4th माइनस s3rd। अब ये फोर्थ क्या है, ये फोर्थ सेकंड है, यानी टाइम की डायमेंशन रखता है। ये थर्ड क्या है, थर्ड सेकंड है, ये भी टाइम की डायमेंशन रखता है। तो मैं आपको ज़्यादा झंझट में नहीं डालूंगा, बस मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ दूंगा और आज के बाद आप इसका सिर्फ रिजल्ट्स याद रख लें। nth कैसे चलेगा, sn माइनस s माइनस n-1, यानी s4th माइनस s3rd। बात समझ आ गई यहाँ तक। अब sn की इक्वेशन, ये डिस्टेंस इक्वेशन होगी जो होती है s इज इक्वल टू vi/t प्लस 1/2 at²। इस चीज़ को जहन में रखते हुए चलना आपने। sn का मतलब है कि vi/t कौन सा टाइम, nth टाइम, प्लस 1/2 at²। t पे यहाँ पे क्या आ जाएगा n, क्योंकि n सेकंड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 होगा तो अब 4 हमने सोचा ना, तो 4 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, माइनस sn-1, यानी vi/t की जगह n-1 माइनस 1/2 a, फिर n-1 के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, जो टीचर्स अगर देख रहे हैं तो वो इसको पूरा सॉल्व कर लें। स्टूडेंट्स अपनी सिर्फ आसानी के लिए, क्योंकि आपने MCQ तक रहना है, अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक्चुअल में ये इक्वेशन है vi, यहाँ पे 1 सेकेंड अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे टाइम की हिडन डायमेंशन है जो नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे देखें नज़र नहीं आ रही मगर एग्जिस्ट कर रही। तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या बन रही है, vi/t। फिर इसी तरह a/2 इंटू 2n-1, ये जो ब्रैकेट्स में 2n-1 है ये भी टाइम की डायमेंशन रखता है, और इसके साथ हिडनली एक और टाइम का सेकंड मल्टीप्लाई हो रहा है t, तो at²। तो ये क्या बन गया, 1/2 at²। तो इक्वेशन तो पूरी होगी, vi/t प्लस 1/2 at²। तो इस सब्ट्रैक्शन के बावजूद इस इक्वेशन की डायमेंशनल वैलिडिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इसकी न्यूमेरिकल वैलिडिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो याद रखें, ये जो nth की इक्वेशन है, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, ये डायमेंशनली भी करेक्ट इक्वेशन है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट इक्वेशन है। अब इसी तरह एक और इक्वेशन का हवाला देता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में ये जो टेम्परेचर वेरिएशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, उसकी इक्वेशन पे आ जाए। तो इस इक्वेशन में भी कंफ्यूजन होती है कि इक्वेशन न्यूमेरिकली या डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं। लेफ्ट साइड पे है vt यानी वेलोसिटी lt-1, राइट साइड पे v0 तो वेलोसिटी है lt-1। ये 0.61 t का क्या चक्कर है, क्या ये वेलोसिटी की डायमेंशंस रखता है या नहीं। तो एक सिंपल सा हिंट दूंगा, उसके बाद इसका रिजल्ट आपने याद रखना है। इसकी डेरिवेशन पे आ जाएगा। जब ये रिजल्ट आता है डेरिवेशन का, ये डेरिवेशन आप मेरे लेक्चर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और टेम्परेचर वेरिएशन में देख सकते हैं।
उसमें एक ना वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज होता है, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा टी। कहानी यहां से सेट होती, बीटा 1/273 और इसका यूनिट पर केल्विन है, जबकि साथ टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है जिसका यूनिट केल्विन है। तो पर केल्विन और केल्विन यहाँ पे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट टेम्परेचर के यूनिट का इफेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर के न्यूमेरिकल नंबर का इफेक्ट लेते हैं हम। तो जब हम फर्दर डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ पर ये जो t है ये भी एज अ नंबर है, 546 ये भी एज अ नंबर है। जब ये v नॉट हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी वेलोसिटी की डायमेंशंस ले लेता है, और वेलोसिटी चूंकि इधर भी मल्टीप्लाई होती है तो ये जो 0.61 आता है ना, इसका यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो टेम्परेचर को यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में जस्ट एज नंबर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर केल्विन और केल्विन से टेम्परेचर का जो यूनिट है वो कैंसिल हो चुका है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली भी एक कंसिस्टेंट इक्वेशन है और न्यूमेरिकली भी एक कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसमें सेकंड लास्ट प्रिंसिपल पे आते हैं कि सेम डायमेंशन के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं एडिशन ऑफ सेम डायमेंशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन होता है कि फोर्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बी। अब इंतहाई आसान सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें कि सिर्फ वही डायमेंशंस आपस में ऐड अप हो सकती हैं स्टूडेंट्स जिनकी डायमेंशन सेम होगी। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, जैसे मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, बट मास और वेलोसिटी ऐड अप नहीं हो सकते। ये दो बातें याद रखनी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए टी में बी टी स्क्वायर ऐड हो रहा है तो ए टी की डायमेंशंस भी इक्वल टू फोर्स हैं और बी टी स्क्वायर इसकी डायमेंशंस भी इक्वल टू फोर्स हैं। नाउ ए, अब टी को इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन टी लिख लें। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml_t-2। नाउ फ्रॉम हेयर a इज इक्वल टू, ये t इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा, ml_t-3। सिमिलरली b और फिर t स्क्वायर इज इक्वल टू ml_t-2। नाउ फ्रॉम हेयर b इज इक्वल टू ml_t-4। ऑलराइट, अब आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूं कि लेट्स से एनर्जी इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस √c। देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ b एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ c। ठीक है, ये चैलेंज फिल करके आपने कमेंट्स में मुझे आंसर करना है। फिर इसी तरह एक सिंपल चीज़ देखें कि p प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बर्नौलीज इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन अगर ऐड हो रही है तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। प्रेशर की डायमेंशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ml-1 t-2, ये होती है डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। अब आपने करना ये है, रो वी स्क्वायर, रो है इसमें डेंसिटी, वी है वेलोसिटी स्क्वायर, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट, इन दोनों फैक्टर्स की भी डायमेंशंस फाइंड करनी है और देखना है, वेरीफाई करना है क्या ये डायमेंशंस इन क्वांटिटीज़ के इक्वल आती हैं या नहीं, और फिर ये बात तय कर लेनी है कि सेम डायमेंशंस आपस में ऐड हो सकती हैं, डिफरेंट डायमेंशंस आपस में ऐड अप नहीं हो सकती। अब हम चलते हैं लेक्चर के लास्ट पोर्शन की तरफ कि डायमेंशनल एनालिसिस में लिमिटेशंस क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ मेजर लिमिटेशंस ये हैं, लिमिटेशंस मतलब ये कहाँ पर वैलिड नहीं हो सकता। डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये हमें डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जैसे सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में 2 पाई की इन्वॉल्वमेंट है, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाले में 6 पाई की इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे डायमेंशनलेस नंबर्स जो हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी में 1/2 है,
तो ये नंबर्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, यानी ये हमें न्यूमेरिकली करेक्ट इक्वेशन डिराइव नहीं करके दे सकता, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। फिर ऐसे तमाम इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या लॉगरिथमिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो, डायमेंशनल एनालिसिस उन पर भी आके इम्प्लीमेंट नहीं होता, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता। फिर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट हो तो ये उसका फॉर्मूला नहीं डिराइव कर सकता, इट्स बाय एक्सपेरिमेंट। जैसे आप अपनी बुक में पढ़ते हैं डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड है, 2 पे डिपेंड है। लेट्स से कोई थर्ड क्वांटिटी भी आ जाएगी तो ये उस पर भी डिपेंडेंट शो करके फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, बट बाय इक्वेशन रूल्स अगर कोई फोर्थ क्वांटिटी इन्वॉल्व होगी तो डायमेंशनल एनालिसिस से उसकी पावर फाइंड नहीं हो पाएगी। फिर ऐसे स्टूडेंट फार्मूलाज जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की एडिशन इन्वॉल्व हो, ये ऐसी इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए भी यूज़ नहीं हो सकता। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। एट दी एंड मैं जो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ की डायमेंशन है उसके टेबल्स जो है वो प्लेस कर रहा हूँ। पूरे लेक्चर को गौर से सुने, अपनी एक तरतीब से सारे लेक्चर को नोट करें। जितनी फिज़िकल क्वांटिटीज़ बुक्स में हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उनको सेपरेट करके कैसे सॉल्व करें, पहले उसको मैकेनिक्स का हवाला दें, फिर ऑप्टिक्स का हवाला दें, फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का हवाला दें, फिर मॉडर्न फिज़िक्स का हवाला दें, यानी इस तरह कैटेगराइज कर लें। और तमाम तर जो मैंने फ़्लो चार्ट बनाया था स्टूडेंट्स, उस फ्लो चार्ट के मुताबिक आपने सेपरेट करना है तमाम क्वांटिटीज़ को, वो जिनकी सिमिलर डायमेंशंस भी हैं या वो जो डायमेंशनलेस भी हैं। तो ये था आज का लेक्चर हमारा डायमेंशनल एनालिसिस पे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।